मेरी प्यारी छात्राओं, कल मैंने आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता की विभिन्नताओं के बारे में जानकारी दिया था और ये भी बताया था कि उन विभिन्नताओं में समाधान विलासिता की वस्तुओं की खोज कैसे हुई थी और क्या क्या अंतर था। आज उसी के आगे क्रम में हम बढ़ते हैं और आपको शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और बताएंगे वो सारी चीज़ों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से उसे आसानी से ले करके नोट करके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जहाँ तक मोहनजोदड़ो का संबंध है, वो लगभग बस्ती पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। बस्ती का तात्पर्य उस शहर उस जगह से है। शिल्प कार्यों में मुख्य रूप से जो चीज़ें बनाई जाती थी उनमें मनके, शंख की कटाई, धातुक्रम, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। यानी मनके बनाने में जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था वो अपने आप में अतुलनीय था। कार्निलियन यानी जो सुंदर लाल रंग का एक वस्तु कह सकते हैं थी। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। देखिए, मनके बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, वस्तुओं का प्रयोग करते थे। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं एवं शंख, फयांस और पक्की मिट्टी आदि सभी चीज़ों का प्रयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था। अर्थात उस समय मनकों की बहुत बड़ी उपयोगिता थी और शिल्प कला के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान था। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए गए थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। ये मनके कई आकार और प्रकार में पाए गए हैं, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ मनकों के ऊपर चित्रकारी की गई है, उत्कीर्णन चित्रकारी की गई है, अर्थात उन मनकों के ऊपर चित्रों को उकेर करके बनाया गया है और सजाया गया है। और कुछ मनकों के ऊपर रेखा चित्र भी उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों के प्रयुक्त पदार्थों के अलावा भिन्नताएं थीं। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि प्रश्न के रूप में आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है बोर्ड के परिचय में कि मोहनजोदड़ो में शिल्प कला उत्पादन में मनकों के चित्रण पर प्रकाश डालिए अथवा मनकों के बनाने के ऊपर प्रकाश डालिए। तो उसके संदर्भ में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थर से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विभिन्न आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। चूँकि ये मुलायम पत्थर होते थे इसलिए सांचे में ढाल करके इससे विभिन्न प्रकार के आकारों को दिया जा सकता था। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नियल का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा मनकों पर बारीकी से घिसाई की जाती थी, पालिश किया जाता था और इनमें छेद करने के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी होती थी कि मनकों का निर्माण क्रम अब पूरा हुआ। अर्थात जहाँ तक मनकों की बात है हम चित्र में डाल देंगे। अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे कि किस तरह से मनकों का निर्माण वहाँ किया गया था।
आज की तारीख में अगर आप देखें तो आधुनिक समय में भी मनकों के ऊपर आप चित्रकारी देखते हैं। विशेष रूप से दीपावली के त्यौहार में जब आप बाज़ार में जाते हैं तो मिट्टी के बने हुए जितने भी पदार्थ आप देखने को मिलते हैं उसमें आपको बारीकी से काम किया हुआ दिखाई पड़ता है। नागेश्वर तथा बालकोट को चिन्हित करें तो हम पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये संग से बनी वस्तुएं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था वह स्थान नागेश्वर तथा बालाकोट था। इस प्रकार ये भी संभव है कि चन्हूदड़ों और लोथल से तैयार माल जो मनके के रूप में होते थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरी केंद्रों तक लाए जाते थे। अब इसके बाद आपको देखना है उत्पादन केंद्रों की पहचान, अर्थात इन मनकों का निर्माण, चूड़ियों का निर्माण और जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता था उसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतया निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हैं, जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट आदि को चिन्हित करके केंद्रों की पहचान करते हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतकों में एक हैं। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त छोटे विशिष्ट केंद्रों के अलावा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो ये शिल्प उत्पादन केंद्रों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब माल कहाँ से प्राप्त होता था, माल कैसे आता था, कहाँ जाता था और इसका प्रयोग कैसे किया जाता था, ये आपको हम एक जानकारी के रूप में यहाँ पर दे रहे हैं। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित की, यानी वहीं पर बस्तियों को स्थापित कर लिया जहाँ पर उन्हें आसानी से ये चीज़ें मिल जाती थीं। जैसे हमारे आदि मनुष्य वहीं पर रहने लगे थे जहाँ पर उन्हें पानी आसानी से सुलभ हो जाता था और वहीं पर बस्तियाँ बनाकर वो रहने लगे थे। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे, जैसे सुदूर अफ़गानिस्तान में शूरतघई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल के कार्निलियन जो गुजरात में भड़ोच, सिलखड़ी, दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था, वहाँ से प्राप्त की जाते थे। इसके अलावा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए राजस्थान के खेतड़ी आंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान चलाकर इन चीज़ों को प्राप्त किया जाता था। अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था तथा इन इलाकों से यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों को संकेत करती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल किस प्रकार मोहनजोदड़ो तक, हड़प्पा सभ्यता तक आता था। इसके अलावा हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में समानता थी, अर्थात
यदि हम देखें तो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासियों का संपर्क था। इस प्रकार आज आपको हमने शिल्पकला उत्पादन के क्षेत्र में जो जो चीज़ें प्राप्त हुई थी उसके बारे में हमने जानकारी दी। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें आप और देखेंगे, तीसरी सहस्र शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यानी ओमान, जिसका प्राचीन नाम मगान था, वहाँ से जो चीज़ें आती थीं और जो लेख में प्राप्त हुई हैं, तांबे का बहुत अधिक प्रचार प्रसार है। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बाट, पांसे तथा मनके शामिल हैं। इस प्रकार आप इस बात को ज़रूर अध्ययन के रूप में ले लीजिएगा और इस बात को ज़रूर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़िएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में शिल्प कला उत्पादन के विषय में क्या क्या जानकारियाँ थीं, ये आपके प्रश्न के रूप में आ सकता है। इसके अलावा कल हम आपको मोहरे और शिल्प तथा बाट के संदर्भ में जानकारी देंगे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं इस समय पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी में जितना हम अपने आप को बचाव कर रखेंगे, जितना हम कम से कम बाहर निकलेंगे, अपने मुंह के ऊपर मास्क अथवा किसी कपड़े को ढक के निकलेंगे या बहुत आवश्यकता हो तभी निकलें अथवा ना निकलें, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप बराबर लोगों से दूरी बना कर रहें। यदि बहुत आवश्यकता हो तो मिलें, नहीं तो अगर मिलते भी हैं तो 1 मीटर की दूरी बनाएं। अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घरों में रहें, अध्ययन करें। धन्यवाद।